नमस्कार। आज हम वक्त के पन्नों को पलटकर भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की कहानी जानने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो एक जीती जागती ऐतिहासिक किताब है जिसकी मिट्टी में आज भी पुरानी सभ्यताओं और महान राजाओं की गूंज सुनाई देती है। तो चलिए, आज सिर्फ इतिहास पढ़ेंगे नहीं, बल्कि भारत के दिल की कहानियों को महसूस करेंगे। तो सवाल ये उठता है ना कि अगर भारत का वाकई कोई दिल है तो इसके सीने में कौन कौन से राज दफन हैं। ये हमें कौन सी गाथाएं सुनाना चाहता है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक एक कर उन कहानियों को खोजते हैं जिनसे इस जमीन को अपनी पहचान मिली। तो देखिए, हमारा ये सफर शुरू होगा प्रागैतिहासिक काल से, मतलब एकदम शुरुआत से। फिर हम महाजनपदों और मौर्य साम्राज्य के दौर में जाएंगे, शुंग और गुप्त काल का सुनहरा दौर देखेंगे और आखिर में चंदेल, परमार और कलचुरी जैसे महान राजवंशों की विरासत को समझेंगे। हर पड़ाव इस शानदार कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, प्रागैतिहासिक काल। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब आज की दुनिया की कोई हलचल नहीं थी। मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे पुराने घरों में से एक रहा है। और जानते हैं, यहाँ चट्टानों पर हमारे सबसे पुराने पुरखों के हैरान कर देने वाले निशान मिलते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है भीमबेटका की गुफाएं, जो रायसेन जिले में विंध्य की पहाड़ियों में छिपी हैं। ये कोई मामूली गुफाएं नहीं हैं, ये तो दुनिया की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी हैं। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने जब इन्हें खोजा तो मानो हजारों साल पुराने इंसानों की जिंदगी का एक खजाना ही दुनिया के सामने आ गया। ये इतना जरूरी है कि 2003 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1982 में सीहोर के हथनौरा में नर्मदा घाटी ने एक और बड़ा राज खोला। डॉक्टर अरुण सोनकिया को वहां एक इंसानी खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। ये सिर्फ एक पुरानी हड्डी नहीं, बल्कि भारत में इंसानी मौजूदगी का सबसे पुराना सबूत है। सोचिए कितना गहरा रिश्ता है हमारा इस जमीन से। तो प्रागैतिहासिक काल की उस धुंध से निकलकर अब हम एक ऐसे दौर में आते हैं जब समाज थोड़ा व्यवस्थित हो रहा था। अब छोटी छोटी बस्तियों की जगह बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य ले रहे थे। तो स्वागत है महाजनपद और मौर्य काल में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहते थे, और उनमें से 2 आज के मध्य प्रदेश में ही थे। एक था मालवा इलाके में शक्तिशाली अवंती, जिसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और माहिष्मती। यहाँ के राजा थे चंड प्रद्योत। और दूसरा था बुंदेलखंड इलाके में चेदी, जिसकी राजधानी थी शुक्तिमती। महाभारत में जो शिशुपाल थे वो यहीं के राजा थे। और फिर आता है मौर्य साम्राज्य, और साथ में इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोक। पर सम्राट बनने से बहुत पहले अशोक का मध्य प्रदेश से एक बहुत गहरा नाता था। वो 11 साल तक उज्जैन के गवर्नर रहे। यहीं विदिशा में उन्हें एक व्यापारी की बेटी महादेवी से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। उनके बच्चे महेंद्र और संघमित्रा यहीं पैदा हुए, और कहते हैं कि अपनी पत्नी के कहने पर ही अशोक ने सांची का महान स्तूप बनवाया था। देखिए, इतिहास में राजाओं को बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थीं, लेकिन दतिया में एक छोटा सा पत्थर का शिलालेख है जो हमें सम्राट के बहुत करीब ले आता है। ये गुर्जरा अभिलेख इतना खास क्यों है? क्योंकि यहाँ सम्राट ने देवनाम प्रिया जैसी उपाधियों की जगह सिर्फ अपना असली नाम लिखवाया है, अशोक। ये एक बहुत ही दुर्लभ और पर्सनल टच है जो हमें इतिहास के पन्नों के पार असली इंसान से मिलाता है। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य का सूरज ढला, मध्य प्रदेश में कोई खालीपन नहीं आया, बल्कि नए राजवंश उभरे और अपने साथ संस्कृति और कला का एक सुनहरा दौर लेकर आए। चलिए अब शुंग और गुप्त काल में चलते हैं। विदिशा में एक खंभा है जो संस्कृतियों के मेल की गजब कहानी सुनाता है। इसे स्थानीय लोग खाम बाबा कहते हैं। ये गरुड़ स्तंभ शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आए एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया था। पर यह सिर्फ एक खंभा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस यूनानी राजदूत ने भागवत यानी वैष्णव धर्म अपना लिया था। सोचिए, पूरब और पश्चिम के बीच विचारों का कैसा संगम था। अब आता है भारत का गोल्डन एज, गुप्त काल, और मध्य प्रदेश तो इस दौर का सेंटर था। महान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, और उनका दरबार तो ज्ञान का केंद्र था, जहां कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे महान नवरत्न रहते थे।
लेकिन इतिहास हमेशा सिर्फ जीत और चमक दमक की कहानी नहीं होता, इसमें दुख भी शामिल है। सागर जिले के एरण में 510 ईस्वी का एक शिलालेख एक बहुत कड़वी सच्चाई बताता है। गुप्त शासक भानुगुप्त के इस शिलालेख में भारत में सती प्रथा का पहला लिखा हुआ सबूत मिलता है। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत में कुछ काले पन्ने भी थे। तो जैसे ही गुप्तों की पकड़ ढीली पड़ी, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ताकतें उभरने लगीं। अब हम इन महान राजवंशों की दुनिया में कदम रखते हैं और शुरुआत करते हैं चंदेलों से, बुंदेलखंड के वो शासक जिन्होंने दुनिया को खजुराहो के अद्भुत मंदिर दिए। चंदेल राजवंश की कहानी शुरू होती है इसके संस्थापक नन्नुक से। उनकी राजधानी पहले खजुराहो थी, बाद में महोबा हो गई। वैसे तो कई महान राजा हुए, पर एक नाम जो सबसे अलग चमकता है वो है विद्याधर। और उनकी विरासत, वो तो पत्थर में तराशी हुई है, खजुराहो के वो मंदिर जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। चंदेलों की कला का सबसे बेहतरीन नमूना है कंदलिया महादेव मंदिर। खजुराहो के सभी मंदिरों में ये सबसे बड़ा और सबसे शानदार है, और इसे बनवाया था उसी शक्तिशाली राजा विद्याधर ने। ये मंदिर उनकी ताकत और भक्ति दोनों का प्रतीक है। चलिए अब बुंदेलखंड से सफर करते हैं मालवा की तरफ। यहाँ एक और महान राजवंश का उदय हुआ, परमार वंश। और इस वंश को पहचान मिली एक ऐसे राजा से जो योद्धा तो था ही, पर उससे भी बड़ा विद्वान था, महान राजा भोज। परमार वंश की नींव रखी थी उपेंद्र यानी कृष्णराज ने। इनकी राजधानी पहले उज्जैन थी और बाद में धार हो गई। लेकिन इस वंश की असली पहचान बने राजा भोज, जिनकी कला, वास्तुकला और साहित्य में दिलचस्पी की मिसाल आज भी दी जाती है। राजा भोज को यूं ही कविराज यानी कवियों का राजा नहीं कहा जाता था। वो सिर्फ तलवार चलाने वाले राजा नहीं थे, वो कलम चलाने वाले राजा भी थे। उन्होंने दवा, व्याकरण और वास्तुकला जैसे विषयों पर सम्रांगण, सूत्रधार जैसी कई किताबें लिखीं। उनकी महान सोच सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, वो जमीन पर भी उतरी। उन्होंने धार में भोजशाला बनवाई, जो सरस्वती का मंदिर था। आज का जो भोपाल शहर है, उसे भी उन्होंने ही भोजपाल नाम से बसाया था। और रायसेन में विशाल भोजपुर शिव मंदिर बनवाया, जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहते हैं। अच्छा, तो हमारी इस यात्रा के पहले हिस्से का आखिरी पड़ाव हमें ले चलता है जबलपुर के इलाके में, जिसे तब त्रिपुरी कहते थे। यहाँ कलचुरी राजवंश एक बड़ी ताकत बनकर उभरा और इस क्षेत्र पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम ने की थी और वे त्रिपुरी से राज करते थे, जो आज के जबलपुर के पास है। गांगे देव और कर्णदेव जैसे शक्तिशाली राजाओं ने इस वंश को बहुत आगे बढ़ाया और उनकी विरासत आज भी भेड़ाघाट के शानदार 64 योगिनी मंदिर में देखी जा सकती है। तो भीमबेटका की गुफाओं से लेकर राजा भोज की किताबों तक हमने एक लंबा सफर तय किया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी महान और विविध ऐतिहासिक विरासत आज के मध्य प्रदेश को कैसे परिभाषित करती है। उम्मीद है भारत के दिल की कहानी के इस पहले हिस्से में आपको मजा आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी दिलचस्प सफर पर चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सीखते रहिए।